नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजय पिपरे ऑफिशियल में। आज हम बात करते हैं 4,10,000 जनसंख्या आबादी वाला हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश, जो कि सबसे खूबसूरत एक पर्यटन स्थलों में से माना जाता है, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। दोस्तों, यदि आप अंडमान निकोबार जाने की योजना बना रहे हैं और वहां घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अंडमान निकोबार आपको कैसे पहुंचना है, अंडमान निकोबार में रुकने की क्या व्यवस्था है, अंडमान निकोबार में कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, अंडमान निकोबार विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, अंडमान निकोबार में हमको खाने पीने का क्या बंदोबस्त है, अंडमान निकोबार में जो अनेक और विभिन्न आइलैंड है, इन सबको आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारा साधन क्या होगा, हम वहां बाय शिप के द्वारा कैसे जा सकते हैं, कैसे हमको टिकट मिलेगी, और हमको वहां पे लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन करना है वो हमको टैक्सी लेना चाहिए या फिर हमको स्कूटी के द्वारा घूम सकते हैं। साथ ही साथ अंडमान का आपको पैकेज लेके घूमना चाहिए या फिर अगर आप सेल्फ घूमना चाहते हैं बजट बनाकर, वो भी आप कैसे घूम सकते हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पर मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि आप अंडमान निकोबार आइलैंड घूमने जाना चाहते हैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि ये हमारे समुद्र के बीचों बीच में एक टापू है, जो कि हमारे भारत का ही हिस्सा है, और वो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप ये अपना संदेह सबसे पहले दूर कर लीजिए। जिस तरीके से चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, पांडिचेरी और लक्षद्वीप ये एक यूनियन टेरिटरी है, इसी तरीके से अंडमान निकोबार भी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो हमारे भारत का ही वह हिस्सा है, इसलिए हमको वहां किसी भी तरीके की पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको अंडमान निकोबार कैसे पहुंचना है। दोस्तों, यहाँ पे पहुंचने की आपके पास दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो है आपकी फ्लाइट से, क्योंकि समुद्र के टापू में जाने के लिए आपके पास केवल दो ही ऑप्शन बचते हैं, पहला फ्लाइट का और दूसरा है शिप का। यदि मैं बात करूं दोस्तों फ्लाइट से आने की, तो यहाँ पे आपके पास 4 प्रमुख एयरपोर्ट मिलते हैं, जहां से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है और सबसे चीपेस्ट फ्लाइट मिलती है, जो कि आपका कोलकाता, हैदराबाद, विशाखापट्टनम और चेन्नई, ये 4 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी अंडमान के एयरपोर्ट तक। और अंडमान का एयरपोर्ट है दोस्तों वो है आपका पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल भी कहलाती है, तो आपको सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर पहुंचना पड़ेगा। वहीं मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है आपकी बोट का या क्रूज का। बोट या क्रूज के द्वारा भी आप आ सकते हैं, लेकिन जो बोट या क्रूज आती है वो 50 से 55 घंटे की जर्नी लेती है, चाहे आप चेन्नई से आए, चाहे आप विशाखापट्टनम से आए, चाहे आप कोलकाता से आए। और ये इनकी जो रनिंग होती है डेली नहीं होती, एवं आपको ये महीने में 2 से 3 बार ही होती है। इनकी पोर्टल ओपन होती है, आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है, तो आप शिप के द्वारा भी आ सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो ये आपको कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट हो जाती है फ्लाइट की टिकट से और आपकी शिप की टिकट से। तो इसीलिए जो मैक्सिमम टूरिस्ट होते हैं वो फ्लाइट प्रेफर करते हैं, क्योंकि 2 घंटे की जर्नी के लिए आप 2 से ढाई दिन अपना बोट में नहीं गवाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना आने का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो आपने कौन सा ऑप्शन चुना है? और अब हमारे ब्रेन में सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हमें कहाँ रुकना चाहिए, क्या फेयर होगा, इसकी बात अब करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि बेसिकली अंडमान निकोबार की यह जो ट्रिप होती है वो 5 नाइट्स 6 डेज की होती है। इसका एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है, लेकिन यदि आप 7 से 8 डेज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यदि आपके पास समय ज्यादा है, तो आप वो ऐड करके बाराटांग भी जा सकते हैं, जो कि आपका नॉर्थ अंडमान कहलाता है। बेसिकली जो पोर्ट ब्लेयर वाला जो हिस्सा है वह दोस्तों आपका साउथ अंडमान कहलाता है, बाराटांग आपका मिडिल अंडमान कहलाता है, और नॉर्थ अंडमान जो है वो आपका कहलाता है डिगली पोर्ट। ये जो टोटल अंडमान द्वीप है, जिसका डिस्टेंस है लगभग 330 किलोमीटर का, ये लॉन्ग डिस्टेंस बन जाता है। तो इस तरीके से हमारा अंडमान 3 हिस्सों में विभाजित है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। तो दोस्तों, आप यहाँ पे आएंगे फ्लाइट से, तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही अब बात करते हैं कि हमको यहाँ पे स्टे कहाँ लेना है। तो पोर्ट ब्लेयर के आसपास दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास फेमस है। एक तो है आपका जंगली घाट लोकेशन और दूसरा है आपका यहाँ पे गोलघर लोकेशन। मैं जहाँ रुका हुआ था दोस्तों वो था गोलघर का लोकेशन। यहाँ पे आपको ढेर सारे नॉर्मल रेंज वाले होटल देखने को मिल जाएंगे। बात की जाए तो 1000 से 2000 के बीच में आपको एक डीलक्स और या सुपर डीलक्स रूम मिल जाएंगे।
बजट अगर में होटल लेना चाहते हैं तो 800 तक के रूम भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होगी। तो इस तरीके से दोस्तों जो आपका डे नंबर 1 रहेगा वो आपका अराइवल रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि दोस्तों यदि आपकी फ्लाइट सुबह 8 या 9 बजे अराइवल कर रही है पोर्ट ब्लेयर में अंडमान के, तो आप उसी दिन जा सकते हैं अपने 2 आइलैंड, जो की है एक रॉस आइलैंड और दूसरा है आपका नॉर्थ बे आइलैंड। यदि आपकी फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग अराइवल कर रही है तो यदि आपकी फ्लाइट 12 बजे 1 बजे आती है तो उसे दिन आप करेंगे वहां का लोकल साइट सीइंग। लोकल साइट सीइंग में पोर्ट ब्लेयर में 2 से 3 पॉइंट है, जिसमें से एक आता है दोस्तों आपका कॉर्बिन कोव बीच। बेसिकली कॉर्बिन कोव बीच अंडमान आइलैंड का सबसे फेमस बीच कहलाता है। यहाँ पे भी टूरिस्ट भारी संख्या में घूमने जाते हैं, जो कि आपका कहलाता है कॉर्बिन कोव बीच। यहाँ पे कुछ समय आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यदि आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करना चाहते हैं। स्पीड बोट से आप यहाँ पर राइड करना चाहते हैं तो ये भी आपके पास ऑप्शन मिलता है। हालांकि दोस्तों अंडमान निकोबार में वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी की बात की जाए तो वो आपका है ब्लॉक आइलैंड, नील आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है, लेकिन यदि आप इसे बीच में भी करना चाहे तो कर सकते हैं। ये आपका पहला डेस्टिनेशन कहलाता है। दूसरे डेस्टिनेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ का सबसे प्रमुख हमारा सेलुलर जेल है। दोस्तों सेल्यूलर जेल में आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ की जो एंट्री टिकट होती है दोस्तों ये आपको 30 रुपए पर हेड पड़ती है। यहाँ पे विजिट करके आप यहाँ सेलुलर जेल देख सकते हैं किस तरीके से हमारे लोगों को यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता था। यहाँ पे काला पानी की सजा कैसे दी जाती थी, यहाँ पे किस तरीके के बोरे के कपड़े दिए जाते थे पहनने के लिए। यहाँ पे ब्रिटिशर्स द्वारा हमारे इन कैदियों को कोड़ों से मारते थे, और चाहे वो कितनी भी तकलीफ में रहे, कितनी भी कष्ट में रहे, उनको पीठ पर मारा जाता था। साथ ही साथ उनके क्षमता से अधिक उनको काम दिया जाता था। इस तरीके से उनको प्रताड़ना किया जाता था। साथ ही साथ यहाँ पर टोटल 7 विंग्स बने हुए हैं, तो आप इसको रूफ टॉप में जाके ये पूरा दृश्य देख सकते हैं। साथ ही साथ सामने आपको वहाँ पे दिखेगा यही सेल्यूलर जेल से रॉस आइलैंड, और साथ ही साथ वहाँ पे नॉर्थ बे आइलैंड का भी आपको कुछ हिस्सा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप सेल्यूलर जेल घूम सकते हैं। यहाँ पे बंदी घर है, फांसी घर है। यहाँ पे लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, इसकी हिस्टोरिकल चीजें भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो आप इस तरह से यहाँ पे सेलुलर जेल में समय बिताइए। यहाँ पे दोस्तों नाइट में लेजर शो होता है, यानी कि कुल मिला के ये बोलना चाहिए कि एक लाइट शो होता है जिसमें से हमको चित्र दिखाकर वॉइस ओवर किया जाता है। तो यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था हमारे बंदियों को डोट, तो ये आप घूम सकते हैं। ये साइड कब करेंगे, जब आपकी फ्लाइट 12 बजे के बाद आती है। अब बात करते हैं कि यदि आपका अर्ली मॉर्निंग अराइवल हो चुका है तो आप होटल में जाइए, वहां फ्रेश हुए, चेक इन कीजिए, और चेक इन करने के बाद आप यहां से निकलेंगे रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड। ये 2 आइलैंड आपका उसी डे में कवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको रॉस बे आइलैंड कैसे जाना है। दोस्तों रॉस बे आइलैंड जाने के लिए कोई भी गवर्नमेंट फेरी नहीं चलती है। यहाँ पर केवल और केवल चलती है प्राइवेट फेरी। फेरी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ मैं बोट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है जहाँ से बोट चलती है। एक है कि आपका जंगली घाट जेट्टी और दूसरा है वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जेट्टी। दोस्तों जेट्टी उसको बोला जाता है जहां से बोट डिपार्चर लेती है और अराइवल होती है। तो दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है जंगली घाट जेट्टी और दूसरा है आपका वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जेट्टी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फेरी की। आपको रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड की आप एक साथ टिकट लेकर जा सकते हैं। आपको पहले रॉस आइलैंड लेके जाया जाएगा, उसके बाद आप नॉर्थ बे आइलैंड ले जाएंगे। ये घूम के आप इवनिंग तक वापस पोर्ट ब्लेयर में आएंगे और आप डे नंबर 1 में अपना स्टे कर लेंगे। अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि हमको रॉस आइलैंड की टिकट कैसे मिलेगी। दोस्तों यदि मैं बात करूं रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड की, दोनों आइलैंड एक साथ कवर करना चाहते हैं तो आपको 770 पर हेड पड़ती है। लगभग 4 से 5 घंटे की ये जर्नी होती है। रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड कवर करके आप वापस आ सकते हैं। वही यदि आपके पास समय कम है और आप सिर्फ रॉस आइलैंड जाना चाहते हैं तो आपको ये टिकट 370 पर हेड पड़ेगी और आपको रॉस आइलैंड ले जाकर वापस छोड़ दिया जाएगा। और वही आप सिर्फ नॉर्थ बे आइलैंड जाना चाहते हैं तो वही टिकट आपको 570 रुपीज पड़ती है और वहां आपको ले जाया जाएंगे। वहां से घूम फिर के वापस पोर्ट ब्लेयर छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड या फिर सेपरेटली आप घूमना चाहते हैं तो ये फेयर होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि इसके टिकट हमको कैसे मिलेगी। तो दोस्तों यदि आप आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, तो आप इन सब चीजों से बचने के लिए आप वेबसाइट पे जाकर डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं।
रॉस आइलैंड और नॉर्थ आइलैंड की एक बोट में दोस्तों लगभग 10 आदमी होते हैं। सभी लोगों को सबसे पहले सेफ्टी जैकेट पहनाया जाता है। सेफ्टी जैकेट पहनने के बाद आप निकल पड़ते हैं रॉस आइलैंड की तरफ। लगभग 15 मिनट लगते हैं आपको रॉस आइलैंड जाने में। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगा NSCB आइलैंड यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। यहाँ पे आपको यह नाम देखने को मिलेगा। एक्चुअली रॉस आइलैंड इसको कहा जाता था, लेकिन सन 2018 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहां गए तो इन सब आइलैंड का नाम बदल दिया गया और ये अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। रॉस आइलैंड में दोस्तों 1 घंटा सफिशिएंट होता है घूमने के लिए। यहाँ पे आपको दोस्तों हिरन देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको लाइट हाउस देखने को मिलेगा। अब इस लाइट हाउस जाने के लिए दोस्तों रॉस आइलैंड की जेट्टी है। जेट्टी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है और यहाँ की चीजों को समझना पड़ता है कि कैसे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कार्यालय हुआ करता था। तो यहाँ पे आपको मिलेगी ई रिक्शा। ई रिक्शा का 640 रुपीज चार्ज होता है। इसकी 8 लोगों की कैपेसिटी होती है। तो दोस्तों इस तरीके से 80 रुपए पर हेड की टिकट पड़ती है और ये हमको रास्ते में गाइड भी करते हैं। तो दोस्तों ये पूरा गाइड करते हुए आपको पहुंचाते हैं लाइट हाउस के आखिरी सिरे पर और यहाँ से आपको पैदल चलना पड़ेगा नीचे की तरफ लाइट हाउस जाने के लिए। अभी हमें दोस्तों लाइट हाउस में बताया जाता है कि जब वहाँ पे 2004 में जो सुनामी आई थी तो वहाँ पे कितनी बड़ी तबाही हुई थी। आप सब देख सकते हैं कि वहाँ पे पूरा मंजर बन चुका है। कहना चाहिए कि यहाँ की सुनामी बहुत ही तगड़ी आई थी, जिससे कारण वहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कहा जाता है कि 2004 से पहले 200 रुपए एकड़ जमीन पर रॉस आइलैंड था, लेकिन वर्तमान समय पे सिर्फ 74 एकड़ जमीन पर हमारा रॉस आइलैंड रह गया है। दोस्तों रॉस आइलैंड घूमने के बाद आप निकल पड़ते हैं अपने दूसरे आइलैंड की तरफ, जो कि है आपका नॉर्थ बे आइलैंड। दोस्तों नॉर्थ बे आइलैंड जाने के लिए लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइड ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे बोट की स्पीड भी थोड़ी सी कम होती है। नॉर्थ बे आइलैंड तो 100% बेसिकली फेमस है यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए। यहाँ पर दोस्तों हम कर सकते हैं स्कूबा डाइविंग, और स्कूबा डाइविंग करने में काफी मजा आता है। आपको ये करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो दोस्तों 3500 एक आदमी का लिया जाता है। एक ड्राइवर आपके साथ जाएगा, आपको वो सारे विजिट कराएगा। कोरेल्स को देखकर आप वापस आ जाएंगे ये एक्टिविटी करके। यहाँ पे मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वो होती है यहाँ पे पैरासीलिंग की। पैरासीलिंग दोस्तों यहाँ पे आपको नॉर्थ बे आइलैंड से एकदम बीचों बीच में समुद्र के ले जाया जाता है। यहाँ पे आपको पैराशूट के द्वारा आपको पैरासीलिंग की भी यात्रा कराई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पैरासीलिंग करने के बाद आप एक और एक्टिविटी कर सकते हैं, जो कि है सी वॉक। अब दोस्तों इस सी वॉक में अंदर आपको नॉर्मल एक वॉक करना पड़ता है, जहाँ पे आपको कोरेल्स फिशेज देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको हेलमेट पहनाया जाता है, जिसमें से एक तेज आवाज में आपको यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है, और वो ही ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं, तब आप आसानी से सी वॉक कर पाते हैं। हेलमेट के अंदर पानी नहीं आता है। सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे गाइड आपको देता है। आपको सी वॉक में जाने से पहले इंस्ट्रक्शन दी जाती है। सी वॉक की कॉस्ट की बात की जाए तो आपका 3500 पर हेड पड़ती है, और आप इस तरीके से 20 से 25 मिनट पानी के अंदर रहेंगे। सारे कोरल्स को फिशेज को देख के एक्सप्लोर करके आप वापस आएंगे। और यहाँ पे अगर मैं पहले पैरासीलिंग की बात करूँ दोस्तों, तो पैरासीलिंग की कॉस्ट 3200 पर हेड होती है, और ये लगभग 3 से 4 मिनट की ये आपकी राइड होती है, और इस तरीके से आप पैरासीलिंग भी करते हैं। तो दोस्तों ये सारी एक्टिविटीज के लिए फेमस है हमारा नॉर्थ बे आइलैंड। हालांकि दोस्तों स्कूबा डाइविंग या फिर आप नॉर्कलिंग करना चाहते हैं तो यह सारी चीजें आपको है लॉक आइलैंड में भी देखने को मिलेगी, जिसका एपिसोड आपको अगले वीडियो देखने मिलेगा। यह सब करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे कैफेटेरिया में भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसका रेट थोड़ा सा ज्यादा है। भोजन ग्रहण करने के बाद वही बोट से आप वापस जा सकते हैं पोर्ट ब्लेयर अंडमान आइलैंड पे। लेकिन दोस्तों एक और चीज है यहाँ पे जिसका एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। यदि आप कपल है तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, वो है यहाँ का सेमी सबमरीन क्रूज। दोस्तों यहाँ पे सेमी सबमरीन क्रूज चलती है। इसकी टिकट की बात करूँ तो वो होती है 2100 रुपीज पर हेड, जिसमें आप विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि यह नॉर्थ बे आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर आइलैंड की ये 1 घंटे की जर्नी होती है। दोस्तों यहाँ पे होता यह है कि इस बड़े से सेमी सबमरीन क्रूज में अंदर जाना है। ऊपर में आपका सबसे पहले होता है डेक, जहाँ पे साउंड सिस्टम बजता है, लोग होते हैं यहाँ पे डांस कर सकते हैं, और यहाँ से पूरे आइलैंड का आप नजारा देख सकते हैं। समुद्र का नजारा देख सकते हैं और ठंडी ठंडी हवा भी आप ले सकते हैं। लोअर पार्ट में यहाँ पे दोस्तों होता है एक डाइनिंग एरिया, यहाँ पर आपको बैठने की, और सामने यहाँ पर लगा होता है स्टॉल, जहाँ से आप अपने कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर कर सकते हैं, खाने पीने की चीज ऑर्डर कर सकते हैं। रेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है,
जरूरी भी है क्योंकि वो आपको एक क्रूज में फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कहते हैं कि जो हमारी जो सबमरीन है वो 3 हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा यानी कि जो डेक ऊपर में ग्रीन कारपेट थी वो वाला, दूसरा यानी मिडल जहाँ पे रेस्टोरेंट था, और तीसरा लोअर यानी डाउन पार्ट में दोस्तों सी का व्यू यानी पानी के अंदर का नजारा देख सकते हैं। तो दोस्तों यह थी पूरा डे 1 का टूर एटिनरी कि आप रॉस आइलैंड में क्या कर सकते हैं। नॉर्थ बे आइलैंड में आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगी, इसी के साथ ही साथ बात करते हैं दोस्तों खाने पीने की। आपको यहाँ पे क्या बंदोबस्त मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे खाने पीने की अगर बात की जाए पोर्ट ब्लेयर में, तो पोर्ट ब्लेयर में दोस्तों आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ढेर सारे रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको वेज ऑप्शन भी मिलेगा और नॉन वेज ऑप्शन भी मिलेगा, तो जो भी आप ग्रहण करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रीजनेबल रेट में, यानी कि अगर आप एक थाली लेते हैं तो 250 से 300 रेट में आपको यहाँ पे आइलैंड पर खाने पीने का भी बंदोबस्त आराम से हो जाता है। वही अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूं तो ब्रेकफास्ट में भी आपको कम से कम 120 से 150 में यहाँ पे थोड़ा सा जेब ढीला करना पड़ेगा, तभी आपको एक भरपेट स्वादिष्ट आपको नाश्ता प्राप्त होगा। अब यहाँ पे एक चीज और बता दूं, यदि आप बजट बनाना चाहते हैं और अगर आप बैचलर्स हैं और यदि आप ज्यादा बजट लेकर नहीं चल रहे हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे स्कूटी का। तो यहाँ पे आपको स्कूटी भी मिलती है। चलिए लिए मैं आपको बताता हूँ कि स्कूटी आपको कहाँ से लेना है और इसकी क्या कॉस्ट होती है। यहाँ पे यदि अंडमान अपने आप खुद से घूमना चाहते हैं, जैसे आप कपल हैं या फिर अगर आप बैचलर्स हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। इसका लोकेशन है एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। साथ ही साथ एक एडवांटेज ये भी मिलेगा कि अगर आप ये स्कूटी लेते हैं तो आप इन्हीं की थ्रू हैवलॉक और नील आइलैंड में भी स्कूटी ले सकते हैं, क्योंकि इनकी ब्रांच वहाँ भी है। तो वहाँ पे अगर आप हैवलॉक या नील आइलैंड में जैसे ही उतरते हैं, यानी कि बोट से उतरने के पश्चात ही आपको वहाँ पे गाड़ी मिल जाती है। साथ ही साथ यदि आप एयरपोर्ट से ही अगर आप स्कूटी चाहते हैं तो भी इनका रिप्रेजेंटेटिव आपको वहाँ स्कूटी ला के देता है। तो यदि आप स्कूटी का ये प्रोग्राम करना चाहते हैं और अगर आप बाहर टैक्सी से नहीं जाना चाहते हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा चिप पड़ेगा। रेंट की अगर बात की जाए तो दोस्तों वन डे का 500 रुपीज चार्ज होता है। फ्यूल आपका रहेगा, लेकिन पिक टाइम यानी क्रिसमस टाइम, न्यू ईयर या तो समर के कुछ सीजन जो होते हैं उसमें ये 600 का ये चार्ज होता है। तो लाइसेंस होना जरूरी है, हेलमेट ये प्रोवाइड करेंगे तो आप ये भी चीज कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा आज की वीडियो में रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड आपको कैसे एक्सप्लोर करना है, पोर्ट ब्लेयर में कौन कौन से साइट सीइंग है और यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैंने दी। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप हैवलॉक आइलैंड कैसे जाएंगे, हैवलॉक आइलैंड की क्या कॉस्ट होती है, यहाँ पे फेरी कैसे मिलती है, गवर्नमेंट फेरी से भी जा सकते हैं सस्ते में, और यदि आप लग्जरी ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्राइवेट क्रूज भी देखने को मिलेगी। कैसे आप पहुँचेंगे हैवलॉक आइलैंड, यहाँ का एलिफेंट बीच, यहाँ का राधानगर बीच और यहाँ का काला पत्थर बीच कैसे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि 1 नाइट स्टे आप यहाँ के नील आइलैंड पे कैसे कर सकते हैं। यहाँ का भरतपुर बीच, लक्ष्मणपुर बीच कैसे एक्सप्लोर करे। तो आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये सारी चीज देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। यदि आपको कोई सुझाव हो या फिर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी आपके द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उसका डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा रिप्लाई दिया जाएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड नंबर 2 में हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड के एक खूबसूरत वादियों के साथ। तब तक दोस्तों आप प्रतीक्षा कीजिए आप अगले एपिसोड के लिए और जल्दी वो एपिसोड प्रकाशित हो जाएगा। तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।